हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम आर फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज कवर कर रहे हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। हेट्रोजीनस सॉल्यूशन, होमोजीनस सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आते हैं। एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर का 2.3 हेडिंग है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल चेंजेस जानने के पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो फिजिकल का मतलब होता है भौतिक। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? कलर, किसी चीज का कलर जो भी होता है, ठीक है, तो वो कलर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर वो गायब होती है तो फिर से आ जाती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसी तरीके से हार्डनेस, तो हार्डनेस के एग्जाम्पल में एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल आपको बताया गया था, जैसे आइस, वाटर और वेपर। तो आइस यहाँ पे हार्ड है, वाटर यहाँ पे लिक्विड है और वेपर यहाँ पे गैस है। ठीक है, तो हार्डनेस का मतलब होता है कठोर यानी कि कड़ा, तो आइस यहाँ पे कड़ा है। रिजिडिटी, इसी तरीके से फ्लूइडिटी, तो फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहाव। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, यानी कि उसके पार्टिकल्स, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स कितने नजदीक नजदीक हैं, इसी को डेंसिटी कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट आता है, इसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जान लिया। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? यहाँ पे एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन नोट लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो आपको मालूम है कि स्टेट ऑफ मैटर, ये फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था पहले चैप्टर में, जिसमें स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके बारे में बात किया गया था। तो स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होना, अगर कोई चीज अपने स्टेट को चेंज कर रही है, यानी अगर वो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में अगर वो आ रही है, तो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ अपना रूप बदला है। अपना जो उसका स्ट्रक्चर है, जो केमिकल्स हैं, उसको उसने चेंज नहीं किया है। तो जब तक मैटर अपने केमिकल को चेंज नहीं करता, यानी वो जिस प्रपोर्शन में उसके एलिमेंट्स लगे हुए हैं, अगर वो प्रपोर्शन चेंज नहीं होता जब तक, तब तक उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे ही उसके केमिकल्स चेंज होने लगते हैं, या फिर उसके एलिमेंट्स का जो कंपोजिशन है जुड़ने का, वो अगर उसका रेशियो चेंज हुआ, तो वो केमिकल चेंज हो जाता है। तो फिजिकल चेंज में हमने देखा कि फिजिकल चेंज में खाली इंटर कन्वर्जन होता है। इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना। इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है आपस में बदलना। आपस में बदलना, तो आपस में बदलने का मतलब ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में, लिक्विड गैस में, फिर अगर कंडीशन चेंज हुआ तो गैस सॉलिड में, और या फिर लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में। इस तरीके से स्टेट ऑफ मैटर अगर चेंज हो रहा है तो इसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो फिजिकल चेंज में दूसरी प्रॉपर्टी ये हो जाती है कि नो चेंज इन कंपोजिशन, यानी फिजिकल चेंज में इनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। थर्ड पॉइंट हम नोट करेंगे कि इनके केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि फिजिकल चेंज तब तक कहा जाएगा जब तक केमिकल नेचर में कोई चेंजेस ना हो, यानी केमिकल नेचर में उसका कोई परिवर्तन ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आइस, वाटर और वेपर। आइस कन्वर्ट हुआ वाटर में, वाटर कन्वर्ट हुआ वेपर में। तो आइस का फार्मूला भी H2O है, वाटर का फार्मूला भी H2O है और वेपर का फार्मूला भी H2O ही है, यानी कि इसके केमिकल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब तक केमिकल में कोई परिवर्तन, यानी केमिकल्स में कोई चेंज ना हो जाए, तब तक वो फिजिकल चेंज रहता है।
ठीक है। तो ये देखने में तो अलग अलग दिखते हैं, लुक डिफरेंट बट केमिकली सेम। ये देखने में अलग अलग हैं लेकिन केमिकली ये सेम होते हैं। तो जब तक केमिकल बना रहेगा अपने प्रोपोर्शन में, जब तक केमिकली कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तब तक उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आता है केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज फिजिकल चेंज का ठीक उल्टा है। तो केमिकल चेंज में क्या होगा, जैसा कि इसके नाम में ही है कि इसका केमिकल चेंज हो जाएगा। कोई भी मैटर है, अगर उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया तो वो केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है। तो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या नोट करेंगे, केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। आइस, वाटर और वेपर ये सिर्फ रूप बदले हैं, इनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बदला है, मतलब नहीं बना है। नया सब्सटेंस बनने का मतलब हुआ कि एक नया केमिकल। तो नया केमिकल यहाँ पे हमें मिला नहीं है, चीजें वही हैं। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं है। केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नए सब्सटेंसेस मिल जाते हैं। तो जब नया सब्सटेंस है, नई चीज है, तो उसका केमिकल कंपोजिशन भी बदल जाता है। ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं बर्निंग। तो बर्निंग का मतलब होता है जलना। तो कोई भी चीज अगर हम जलाते हैं, जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, कोयला है, तो अगर हम उसको जलाते हैं तो वो केमिकल चेंज होता है। ठीक है। तो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल बर्निंग है, और फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या है, आइस, वाटर और वेपर। ये पुराना एग्जाम्पल है, आप इसको अच्छे से याद रखिए, कई जगह पे ये एग्जाम्पल आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कलर में चेंज होना, हार्डनेस में चेंज होना, रिजिडिटी चेंज होना, फ्लूइडिटी चेंज होना, डेंसिटी चेंज होना, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट अगर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब तक बदलाव होती हैं, उसे फिजिकल चेंज के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। केमिकल चेंज में हम किसको मानेंगे, केमिकल चेंज में केमिकल ही बदल गया। जैसे यहाँ पे आपने कार्बन लिया और उसको बर्न कर दिया, ऑक्सीजन उसमें मैच हुआ, तो यहाँ पे क्या बना लिया, ये CO2। ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन बर्न हो गया, जल गया। ठीक है। तो बना लिया CO2 गैस, और प्लस कुछ राख वगैरह जो केमिकल उसके बच जाते हैं वो होता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल केमिकल चेंज का आप लिख सकते हैं, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो दूध है वो दही बन गया। तो दही जो बना है उसका केमिकल अलग हो जाता है, और मिल्क जो है उसका केमिकल अलग होता है। तो ये केमिकल चेंज है। अगले नंबर पे आता है आयरन, यानी कि लोहा। तो लोहे में जंग लगा हुआ लोहा आपने देखा होगा। तो जो लोहे में जंग लगता है, तो जंग लगा हुआ लोहा, ठीक है, वो एक केमिकल चेंज के थ्रू हुआ। ठीक है। तो आयरन में रस्टेड आयरन, आयरन चेंज हो गया रस्टेड आयरन में, यानी कि उसमें जंग लग गया। तो केमिकल चेंज में एक और लाइन आप लिख सकते हैं कि ए केमिकल चेंजेस इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल चेंज जो भी होता है वही केमिकल रिएक्शन है। हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी बात की जाएगी। तो केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो एक और भी बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है, तो इसमें दोनों प्रोसेस आप देख सकते हैं। इसमें फिजिकल भी आप देख सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस भी, और केमिकल, यानी फिजिकल चेंज भी आपको दिखेगा और केमिकल चेंज भी दिखेगा। ठीक है। तो कैंडल को जब हम जलाते हैं, यहाँ पे जैसा कि ये फिगर है, कैंडल को जब हम जलाते हैं तो कैंडल यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये जल रहा है। ठीक है। तो ये बर्निंग जो हो रही है, ये तो केमिकल चेंज है। ठीक है। तो ये जो बर्निंग है, यहाँ पे आपको केमिकल चेंज दिखेगा, ये केमिकल चेंज है। और ये जो मेल्ट होकर के इधर ये वैक्स नीचे की तरफ गिर रहा है, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है। तो फिजिकल चेंज, तो यहाँ पे जो बर्निंग हुई है वो केमिकल चेंज हुआ, और जो मेल्टिंग हुई है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये एक फिजिकल चेंज है। तो कैंडल एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों दिखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड के बारे में। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।
ठीक है बाबू, अगली हेडिंग लिख लीजिए। अगली हेडिंग है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग हम लोग पढ़ें इससे पहले पिछली हेडिंग में जो हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में, उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे ये एक कागज मेरे हाथ में है, इस कागज को अगर मैं इस तरीके से मोड़ दूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो इसका शेप देखिए कैसे चेंज हो गया, बिल्कुल ये मुड़ गया, ठीक है। तो क्या ये कागज नहीं रह गया? तो जवाब है ये अब भी कागज है, ठीक है। इसमें कोई केमिकली कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इसका जो हमने आकार बदल दिया है, ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी कागज को अगर इसको जला दिया जाए, ठीक है, तो अगर कुछ इस तरीके से जला दिया जाए, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें कंबाइन हो रहा है, कार्बन का ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये जल करके पूरा यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो राख बचा हुआ है, ये केमिकली चेंज हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। अब इससे हम कागज नहीं बना सकते, ये पूरा केमिकल हो गया है ये, ठीक है, तो केमिकली चेंज हो गया। तो ये आप ध्यान में रखिए कि फिजिकल चेंज में कोई केमिकल चेंज नहीं होता, और केमिकल चेंज में तो केमिकल चेंज हो ही जाता है, एक नया सब्सटेंस मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमें राख मिला, ठीक है। तो अगली हेडिंग पे आते हैं। अगली हेडिंग पे हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनके टाइप के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस यहाँ पे दो तरीके के हैं, दो टाइप है इसका, एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। तो असली चीज इसमें वो है एलिमेंट, असली चीज इसमें एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट से ही मिल करके, एलिमेंट से ही मिल करके यहाँ पे कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट से ही मिलकर के कंपाउंड बनते हैं। अब एलिमेंट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एलिमेंट्स आखिर होता क्या है? तो एलिमेंट के बारे में सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट जो शब्द है इसको हिंदी में तत्व बोलते हैं। तो एलिमेंट जो शब्द है इसको, ये नामकरण जो है ये रॉबर्ट बॉयल ने किया था। रॉबर्ट बॉयल ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एलिमेंट नाम सबसे पहले दिया था, वो भी 1661 में। इसके बाद एंटोनी लेवोजियर करके एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली सही तरीके से केमिकल का, सही तरीके से एलिमेंट का यहाँ पे उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था। तो एलिमेंट के बारे में इन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions। तो एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be broken down into simpler substances by chemical method। यानी कि अगर हम केमिकल रिएक्शन करें या केमिकल मेथड कोई भी लगाएं तो हम एलिमेंट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो एलिमेंट का ये डेफिनेशन दिया था एंटोनी लेवोजियर ने, ठीक है। तो एलिमेंट्स के टाइप हम लोग देख लेते हैं कि एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल उम्मीद करते हैं कि सभी के पास होगा, और अगर आप अभी तक आपने पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी हिंदी में कहते हैं इसको, पीरियोडिक टेबल अगर अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो इसको खरीद लीजिए, ठीक है। तो मार्केट में कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है, आप पीरियोडिक टेबल ले लीजिए। इसमें आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे इस साइड में मेटल हो गए,
इस साइड में नॉन मेटल हो गए, और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये हल्का सा अलग कलर में, ये सब मेटेलॉइड हो गए। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि इसमें एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, किस तरीके से होते हैं, सारी चीजें बात की जाएंगी। लेकिन मार्केट से ये आप खरीद लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स तीन तरीके के हैं यहाँ पे, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ठीक है, मेटल में एक एग्जांपल आप याद रखिए जो सबसे ज्यादा हमारे आसपास है, वो है फेरस, यानी कि लोहा। तो लोहा तो आपने देखा ही होगा, लोहे को आप हाथ में लेकर के उसे टच करिए, उसे मोड़ने की कोशिश करिए, उसे दबाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो उसमें आपको मिलेगा, और उसे पीटने की भी कोशिश करो, है ना, उसे हैमर अगर करेंगे या उसे फैलाने की कोशिश करेंगे पीट पीट करके, तो उसमें आप प्रॉपर्टीज को देखने की कोशिश करिए, तो आपको काफी कुछ चीजें उसी से सीखने को मिल जाएंगी। मेटल्स के बारे में काफी जानकारी आपको एक ही एग्जांपल से पता चल जाएगा। तो मेटल की, नॉन मेटल की और मेटेलॉइड की। ठीक है, तो इसकी हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। मेटल को धातु कहते हैं हिंदी में, इसको धातु कहते हैं। नॉन मेटल को अधातु कहते हैं। ठीक है, अधातु का मतलब जो धातु नहीं है। ठीक है, जो धातुओं की प्रॉपर्टी नहीं रखता उसे हम अधातु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मेटेलॉइड। मेटेलॉइड को हिंदी में अर्ध धातु बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। मेटल की कुछ प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है और मेटेलॉइड की प्रॉपर्टी है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, तो लोहा को फिर से आप एग्जांपल के तौर पे याद रखिए। जो आयरन होता है, आप कोई भी आयरन देखते हैं, ऊपर से आपको कैसा भी दिखे, वो उसका असली कलर नहीं होता। उसको अगर काट करके देखा जाए तो उसके अंदर से उसमें एक चमक दिखती है। ठीक है, तो जो चमक होता है, यानी कि जो शाइनिंग नेचर होता है मेटल का, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्टर, LUSTURE, यानी कि मेटल्स हैव लस्ट्रस प्रॉपर्टी। मेटल में लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, मेटल में लस्टर होता है। ठीक है, और इनके कलर की बात करें अगर हम, तो मेटल्स लगभग सिल्वरी ग्रे होते हैं। सिल्वरी ग्रे का मतलब हुआ ये चांदी की तरह होते हैं, और हल्का सा ग्रे कलर भी इनमें होता है, या फिर गोल्डन येलो होते हैं, तो गोल्ड येलो ही होता है। ठीक है, तो लगभग इसी तरीके से सारे मेटल लस्टरस होते हैं, सिल्वरी ग्रे होते हैं, गोल्डन कलर होता है इनका ऑलमोस्ट। ठीक है, कुछ का। और मेटल्स की एक खास बात होती है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम मेटल में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएं, यानी कि इसको अगर हम पास करवाएं, तो ये इसे कंडक्ट कर ले जाएगा। ठीक है, तो मेटल्स में अभी ये हीट को कैसे कंडक्ट करता है, तो इसका एग्जांपल आप जैसे कि मान लीजिए कि कोई लोहे की चीज है, अगर उसको आप एक तरफ हीट करना शुरू करेंगे, तो धीरे 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 दूसरा सिरा भी, या पूरा का पूरा मेटल जो है वो हीट हो जाएगा। ठीक है, और लोहे में करंट तो उतरता ही है, यानी कि करंट उसमें पास हो सकता है। तो जितने भी मेटल हैं हमारे आसपास, वो सब हीट के अच्छे कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये मेटल है, तो मेटल को मोड़ा भी जा सकता है, मेटल को फैलाया भी जा सकता है। तो अगली प्रॉपर्टी है यहाँ पे मैलिएबल, MELLEABLE, मैलिएबल। तो मैलिएबल का मतलब क्या हुआ, मेटल्स मैलिएबल भी होते हैं, M से मेटल, M से मैलिएबल, तो ये मैलिएबल भी होते हैं। तो मैलिएबल वर्ड का मतलब है कि कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, यानी कि मेटल्स को अगर हथौड़े से पीटा जाए तो वो थिन शीट में बदल जाते हैं, यानी कि पतले पतले शीट में, चद्दर की तरह पतले ये बदल जाते हैं, यानी कि ये बिखरते नहीं हैं। सबसे खास बात तो यही है, क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स काफी ज्यादा होता है, इसलिए ये बिखरते नहीं है। ठीक है, तो ये मैलिएबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस, यानी कि मेटल्स में एक और प्रॉपर्टी होती है सोनोरस की। अब ये सोनोरस का मतलब, जैसे मंदिर में जो घंटा बजता है तो वो मेटल का बना होता है, उसमें जब कोई दूसरा मेटल टकराता है तो उसमें जो टन की आवाज आती है उसी को सोनोरस कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी मेटल है अगर उसको पीटा जाता है तो उसमें टन टन की आवाज आती है, उसको सोनोरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कहते हैं। तो सोनोरस का मतलब क्या हुआ? मेकिंग ए रिंगिंग साउंड। मेकिंग ए रिंगिंग साउंड का मतलब हुआ कि उसमें जैसे घंटा बजता है उस तरीके की आवाज यहाँ पे आती है जब इनको हिट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, मेटल का एग्जाम्पल, यहाँ पे जो फेरस का एग्जाम्पल आपको दिया गया, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। जैसे ही मेटल वर्ड बोला जाएगा वैसे ही तुरंत लोहे को आप याद करेंगे और लोहे की प्रॉपर्टी के बेस पर मेटल की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देंगे। इसके और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, फिर से गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर मेटल है, कॉपर मेटल हो गया, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल होते हैं। ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टी एक बार फिर से, मेटल्स लस्ट्रस हैं, सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन कलर के होते हैं, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर मेलिएबल एंड मेटल्स आर सोनोरस। मेटल कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे नन मेटल प्रॉपर्टी। अब ये नन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? नन मेटल, जैसा कि अभी यहाँ बताया हमने कि जो मेटल की प्रॉपर्टी नहीं रखते वो नन मेटल है। तो नन मेटल ठीक इसी का उल्टा प्रॉपर्टी रखता है। जैसे जो मेटल्स होते हैं इनका कुछ खास कलर होता है, हर एक मेटल का अपना एक कलर होता है। ठीक है, लेकिन जो नन मेटल होते हैं इनका कोई फिक्स कलर नहीं होता। तो डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर्स, ये कई सारे कलर शो कर सकते हैं। तो नन मेटल के कई सारे कलर हो सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे, अब यहाँ पे मेटल जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इसी का ठीक उल्टा नन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हुआ। यानी कि जो नन मेटल्स हैं इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती, होती भी है तो ये बहुत ही कम मात्रा में होती है, इसीलिए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये हुए। ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि ये लस्ट्रस होते हैं, सिल्वरी ग्रे वगैरह फिक्स कलर है, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबल होते हैं, सोनोरस होते हैं। लेकिन जो नन मेटल हैं ये नन लस्ट्रस हैं, नन लस्ट्रस यानी इनमें शाइनिंग नहीं होती, नन सोनोरस यानी कि इनको जब पीटा जाता है तो आवाज नहीं निकलती, यानी कि ये चुपचाप मार खा लेते हैं। नन मैलिएबल यानी कि इनको जब पीटा जाता है तो ये बड़ी जल्दी, मतलब कि ये फैलते नहीं हैं, ये शीट की तरह नहीं फैलते, ये बिखर जाते हैं। नन मेटल जो होते हैं वो शीट की तरह, जैसे मेटल्स में होता है कि जब उनको हैमर किया जाता है तो पतले पतले चद्दर के रूप में, जैसे आपके यहाँ जो टिन वगैरह जो लगा हुआ है या बहुत सारे जो बर्तन हैं मेटल्स के ही बने हुए हैं, तो उतना पतला शीट के रूप में फैल जाना ये मेटल की प्रॉपर्टी है। नन मेटल जो होते हैं वो इस तरीके की प्रॉपर्टी नहीं रखते, नन लस्ट्रस होते हैं, नन सोनोरस होते हैं, नन मैलिएबल होते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी मेटल में है वो सारी प्रॉपर्टी नन मेटल में नहीं होती है। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं, तो डिफरेंट टाइप की जो गैसेस हैं हमारे आसपास, जैसे हाइड्रोजन है, आयोडीन, कार्बन के, कार्बन में कोक वगैरह हो गया, या ठीक है कोक, ब्रोमीन हो गया और फिर क्लोरीन हो गया। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये नन मेटल हैं। तो हाइड्रोजन नन मेटल है, आयोडीन नन मेटल है, क्लोरीन नन मेटल है, ब्रोमीन नन मेटल है, ये सब गैस भी हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब गैसेस हैं। तो ये सब चीजें नन मेटल होती हैं और इनमें मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, अगले नंबर पे आते हैं मेटेलॉइड। तीसरे नंबर पे है मेटेलॉइड, अर्ध धातु। इनको अर्ध धातु कहते हैं इनको। अब इनका मतलब, अर्ध धातु का क्या मतलब हुआ कि ये आधे धातु होते हैं, तो या फिर आधे
धातु है तो इसका मतलब आधे क्या है फिर? तो अगर ये आधे धातु हैं, यानी आधे अगर ये मेटल हैं, तो आधा ये नन मेटल हुए। यानी कि मेटलॉइड जो होते हैं ये दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी ये मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं और नन मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, इसमें तो प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका डेफिनेशन भी यही हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड क्या हुआ कि दे पोसेस द प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बोरॉन, ठीक है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ठीक है, तो बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये मेटलॉइड हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो मैटर है यहाँ पे टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो हम लोग टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस जो है वो दो तरीके के हैं। दो ही तो चीजें हमारे आसपास, प्योर है, इम्प्योर है। तो प्योर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जिसमें दो तरीके की चीजें हैं, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। ठीक है, तो ये प्योर सब्सटेंस हो जाते हैं, इन्हीं को मिला करके मिक्सचर बना दिए जाते हैं। मिक्सचर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, होम्योजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें दो ही प्योर सब्सटेंस हैं, एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में आपने ये सब जानकारी देखा कि एलिमेंट्स मैलिएबल होते हैं, सोनोरस होते हैं, लस्टरस होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नन मेटल्स इसके ठीक उल्टा प्रॉपर्टी रखते हैं। मेटल्स का एग्जाम्पल जैसे फेरस हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। नन मेटल का एग्जाम्पल जैसे नन मेटल में क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब चीजें हो गई। और इसके बाद मेटेलॉइड हैं, तो मेटेलॉइड में कौन कौन सी चीजें आती हैं और मेटेलॉइड का कैरेक्टर क्या है? मेटेलॉइड का कैरेक्टर जैसा कि हमने बताया कि ये दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, ये ना तो मेटल है पूरी तरीके से और ना ही पूरी तरीके से नन मेटल हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मेटेलॉइड नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक है, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, तो ये सब चीजें मेटेलॉइड की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अगली हेडिंग लिखते हैं हम लोग कंपाउंड्स के बारे में, क्योंकि दो है ना यहाँ पे, तो एक एलिमेंट है और दूसरा है कंपाउंड। तो पहले हम एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने जाना, जिसमें एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने ये जाना ये बेसिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होते हैं या बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं, इनको आगे हम नहीं ब्रेक कर सकते। तो ये कंपाउंड क्या है? कंपाउंड होता है यौगिक। कंपाउंड क्या है? यौगिक। ये जोड़ से एलिमेंट्स जब आपस में जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो कंपाउंड और एलिमेंट ये दोनों, एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बना। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है, एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस ही है और इनको मिलाने से मिक्सचर बनते हैं। ठीक है, इस लेसन का थीम ही यही है कि हमारे आसपास जो मटेरियल हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो वो प्योर सब्सटेंस या तो होंगे या तो मिक्सचर होगा, तो प्योर सब्सटेंस को ही मिला करके मिक्सचर बनते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं वो कंपाउंड, एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड जो है प्योर सब्सटेंस है और उनको मिला करके फिर मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में जाना, अब हम लोग कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो अगली हेडिंग इसके आगे लिख लीजिए कंपाउंड। हाँ बाबू लिख लीजिए कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जैसे H2O और H2S और CO2। ठीक है, CO2, H2S और H2O ये जो हैं ये कंपाउंड्स हैं। तो कंपाउंड्स केमिकली कंबाइन इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इनकी खास बात क्या होती है कि ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं और कंपोजिशन इनका सेम होता है, क्योंकि कंपाउंड ये प्योर होते हैं तो इनका कंपोजिशन सेम होता है, इनका टेक्सचर और कलर सेम होता है। ठीक है, तो कंपाउंड्स का टेक्सचर और कलर सेम होता है, जैसे H2O, H2S, इनका टेक्सचर थ्रू आउट द सेम होगा और ये पूरी तरीके से मतलब एक ही जैसे होते हैं, प्योर स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे दिया गया है। करेंटली 118 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट जो हैं 20 एलिमेंट नेचुरली हैं और बाकी के मैन मेड हैं। मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट जो है वो सॉलिड ही है। 11 एलिमेंट वो गैसियस स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे मरकरी और ब्रोमीन बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों,
ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसी तरीके से गैलियम और सीजियम है, ये भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होता है। स्लाइटली एबो रूम टेम्परेचर जैसे 302 केल्विन पे ये लिक्विड के स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और पूरा वीडियो देखा करिए। ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करने की कोशिश करिए और शेयर करते रहिए, इसी तरीके से सबको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।